गरीबी पर क्या आई, बेरोजगारी पर क्या आई, कहीं किसी गुड आफ्टरनून। तो गरीबी बेरोजगारी हो गया था ना। आज हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय आय। आंकड़े जो है मैंने भेज दिए हैं ग्रुप में। हाँ, श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय अलग अलग दिया हुआ है, मैंने वो भेजा है आपको न्यूनतम वेतन का है, भेजा है, देखिएगा, पूछ लेंगे हम, ठीक है। देखो एक्चुअली में आप लोग दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि आप हर आंकड़ा चाहते हो कि मिल जाए, संभव ही नहीं कि आप याद कर ले जाओ, ठीक है। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्या, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा अखबार, अब न्यूज़पेपर, और ये स्वयं की मेहनत होगी। अगर आप न्यूज़पेपर पर नजर गड़ाकर चलोगे तो उसी आंकड़े को अखबार में क्या है कि एग्जाम में पूछेगा, नहीं तो इतना आंकड़ा है, इतना आंकड़ा है कि बुढ़ापा आ जाएगा फिर भी याद नहीं होगा 1 साल का। तो हर आंकड़े को जानने की कोशिश मत करो कि नहीं ये भी आंकड़ा मिल जाए, हम इसको भी रख लें, हम इसको भी रख लें, हम इसको भी रख लें। इस साल रखोगे क्या फिर अगले साल भी रखोगे, अगले साल भी रखोगे, एक सीमा होगी रखने की ना। तो हर आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता इकोनॉमिक्स में, समझ रहे हैं। आपको क्या पकड़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर में हमारा पढ़ाने का जो मेन पर्पज है क्या, कि भैया न्यूज़पेपर में आप फंसे ना कहीं भी, अगर कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है, ये तो सर ने हमको बताया ही नहीं, ये तो हमको सर ने बताया ही नहीं, ठीक है। ये आपको एक तरह से समझकर और चीजें चलकर रखनी पड़ेंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर पर जितना ध्यान दोगे उतना बहुत बढ़िया है। अगर आप न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं देते तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आप डालोगे क्या न्यूज़पेपर में, बिहार में गरीबी है? नहीं ये तो ठीक है, वो तो जो है ना, बोलने का भी नहीं आया ना इसमें। ऐड ही नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए, है? अरे सर्च कैसे, बिहार में गरीबी, अरे जब ये नेट ही से नहीं चल रहा है तो कहां से होगा ये भी तो कनेक्शन होना चाहिए ना नेट से, ठीक है। तो इनका दिखाइए, लाइए आप, आपका काम आएगा, वो कटिंग दीजिए फिर से, बेचारे परेशान है, 3 बार मान चुका हूं मैं, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे आप बिहार में गरीबी दोगे ना तो वहां डेटा दिया होगा, कहीं नहीं है, पुराने डेटा पर जाओगे तो बेकार है। नीतीश कुमार ने परसों कहा, एक रिपोर्ट आई नीति आयोग की जिसमें कहा गया बिहार में गरीबी 34.2% हुई है, ठीक है। तो वो परसेंटेज का डेटा नीति आयोग के द्वारा दिए गए, भारत बिहार सरकार के भी उसमें डेटा लिखे हुए हैं, और करेंट का डेटा है वो, जैसे आप सर्च करोगे ये आया, क्या लिखा हुआ है, 10 वर्षों में दुगना हुआ परिवारों का मासिक उपभोक्ता खर्च। अब पढ़ो कितना खर्च हुआ है, क्या हुआ है, कितना है, देखो कंडीशन, ठीक है। अब वो तो भैया अखबार देखो ना जाके, अब अपना डेटा लिखो, ये डेटा काम आते हैं आपके एग्जाम में, कितना भी आप कर लोगे कभी पकड़ में नहीं आएगा, चिंता मत करना। इसलिए इस पर ध्यान दो। ये दूसरी न्यूज क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश, शहरी क्षेत्र में दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी, 70 बेरोजगारी करती है, ये डेटा काम आएगा। अच्छा ये अच्छा चलता है, अच्छा चलता है, अच्छा अब जो पढ़ लिया होगा वो देखेगा कि हमारे साथ गरीबी बेरोजगारी बताई है, और इसको हम कटिंग करें रखें और इसकी डेटा लिखें, क्योंकि यही करंट अफेयर्स आपका काम आने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं लिखा दूंगा डेटा, क्यों, दिसंबर में पूछ रहा है 2019 का डेटा, हम उल्टे भी हो जाएंगे ना तो भी नहीं लिखा पाएंगे, क्योंकि हम तो 23-24 का लिखाएंगे। कौन सा एसआई का एग्जाम जो पीटी का हुआ था ना। अब जाहिर सी बात है क्या, हमारा मेन उद्देश्य है आप में चेंजेबल कंडीशन होनी चाहिए चेंज करने की। आज ये डेटा पढ़ रहे हो, कल के और आएंगे, कल के और आएंगे, अखबार पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर। इस पेपर के पढ़ने पर बहुत से लोग होते हैं ऑनलाइन जाकर करंट अफेयर करते हैं, पता नहीं क्यों करते, 1 घंटे का बराबर खराब समय जाता है, क्यों, क्योंकि आपको कुछ नहीं पकड़ में आता, उसमें कुछ नहीं पकड़ में आता है, जिस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लोगे आप। भाई चलो हिस्ट्री का, चलो ठीक है देख रहे हो आप, क्योंकि हिस्ट्री की आपको जानकारी है, एक नया पॉइंट मिला तो आपको लगा कि नहीं यार ये बात नहीं है, पता थी, बात समझ में आती है। जिसमें हम कुछ जानते ही नहीं है उसके क्वेश्चन करने बैठे हो और वो कह रहा है भी, अच्छा भी, तब तक दूसरा सी आ गया, तब तक अगला क्वेश्चन याद भी नहीं हो सकता है। हाँ भाई ठीक है, डेली आप 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ठीक है, दूरदृष्टि, मतलब आपको समय के अनुसार समझ होनी चाहिए आगे क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अब बताओ 2019 का डेटा मैं दे सकता था, कहां से आया होगा, न्यूज़पेपर से आया होगा, और वो आदमी भी जो क्वेश्चन बना रहा होगा वो इकोनॉमिक सर्वे लेकर नहीं बैठेगा, सरकार के डेटा लेकर नहीं बैठेगा, न्यूज़पेपर लेकर बैठेगा और उसी के बेस पर क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि हम तो 23-24 के लिखाएंगे, इससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है कि मैं 4 साल पुराना डेटा उठाकर भी आपको दूं। तो थोड़ा सा ये चीजें लेकर आओ और करंट अफेयर्स पर ध्यान दो, उन टॉपिक पर। न्यूज़पेपर डेली के डेली आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए, भैया ये होता है गरीबी इतने प्रकार की, कल के दिन ये पूछा जाए प्रच्छन्न बेरोजगारी,
क्या होती है, कितने परसेंट चल रही है, तो डेटा ही आएगा। पूछा है बीपीएससी में कि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कौन सा जिला करता है, दिखा दो कहीं पर, किसी गवर्नमेंट साइट पर चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी गवर्नमेंट साइट पर दिखा दीजिए। कहां से आया होगा क्वेश्चन, कोई न्यूज़पेपर वाला तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया होगा, तो वहां के लोग ठीक थपथपा रहे होंगे कि यार मेरा जिला सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन के मामले में पहला आया। उसने अखबार में एक न्यूज बनाई कि पटना जिला बना सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन वाला। है कहीं न्यूज़पेपर में या किसी साइट पर या किसी डेटा में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, न्यूज़पेपर का ही होगा कटिंग जिसकी बेस पर। अब आप कहिए सर सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन वाला जिला भी लिखवा दीजिए, हम कहां से लिखवा देंगे, हम अपने आप बना कर दे देंगे। हम डेली के डेली पटना की न्यूज या बिहार की न्यूज तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, मेरे पास में 8-10 पेपर तो पढ़ने का समय, किसी के पास भी नहीं 8-10 पेपर के पढ़ने का समय कि मैं यूपी का भी पढ़ूंगा, दिल्ली का भी पढ़ूंगा, बिहार का भी पढ़ूंगा, राजस्थान का भी पढ़ूंगा। मैं तो एक जगह नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो एक जगह नहीं पढ़ा रहा हूं ना, जहां भी मुझे अर्थव्यवस्था लिख सकती है। फ्रीलांसर हूं, बंगला मजदूरी में काम नहीं करना, इसलिए सब जगह घूम घूम पढ़ाता हूं, एक जगह भी जा सकता हूं। किया कोरोना मैंने क्या यूटी के आउटकर्ट्स में, क्योंकि उस समय काम नहीं था तो कर लिया बंगला मजदूरी में, चलो ठीक है। लेकिन उससे पहले तो फ्रीलांसर ही था, फ्रीलांसर था, सभी जगह फ्रीलांसर। और दिल्ली में तो हम ही मना करते तो ही दूसरी जगह निकलती है मेंस की, तो ठीक है। तो खुद थोड़ा सा आप 3 चीजें लाओ, कौन कौन सी, और दूरदृष्टि, ये 3 गुण होंगे तभी प्रशासनिक अधिकारी बन पाओगे। और ये इकोनॉमिक्स की डिमांड है कि सर ने कह दिया कि ऐसा, अगर कोई डेटा चेंज हुआ है तो तुरंत चेंज करके उसमें लिखो परिवर्तनशील। नहीं, अगर भाई कोई आया प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति आया गरीब व्यक्ति, और कोई व्यक्ति गरीब आया और आप एसडीएम बनकर बैठे हुए मान लेते, अब ना उसके हाथ है ना पैर है, और आप कह रहे हो साइन करना है, बिना हाथ पैर के साइन कैसे होगा, और उस दस्तावेज में लिखा हुआ है क्या, हस्ताक्षर। बोले आप तो जाओ, आपको तो सुविधा का लाभ, क्योंकि आप साइन करने की पोजीशन में, तो परिवर्तनशील होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो साइन नहीं कर पाएगा ना। नहीं, सरकार तो कह रही है क्या, साइन चाहिए, साइन चाहिए। उस व्यक्ति के साइन लिखा हो जिसने चोर लिखा था, है ना, डायलॉग है वो, साइन कैसे दे देगा वो, ना उसके हाथ है ना पैर है। मानवता के नाते आपको कोई युक्त उपाय करना पड़ेगा, रीजनेबल, कि जो उसके लिए कारगर हो जाए, जिसकी पहचान पत्र बन जाए, और चीजें उसको लाभान्वित हो जाए, परिवर्तनशील होना चाहिए, तभी तो प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में अब आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है ज्यादा से ज्यादा, ध्यान दीजिए, 2 रुपया खर्च करिए, 5 रुपया डेली का एक न्यूज़पेपर पर, मंगाना शुरू करिए। जो लोग नहीं मंगाते हैं वो लोग मंगाइए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर जैसे ही आपका पढ़ने का दिलचस्पी होगा तो 3 चीजें 4 चीजें आपको पढ़नी है। एक संपादकीय पढ़िए, संपादक साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़िए संपादकीय को, और इकोनॉमिक्स की न्यूज पढ़िए, और आईआर पढ़िए। उन न्यूज को मत पढ़िए कि चोर चैन खींचकर भागा, जैसे ही वो आगे बढ़ जाइए, भागने दो उसको, भाग गया वो तो कुछ नहीं हो सकता, पुलिस का काम है, वो करेगी तब। आपको नहीं देखना कि चोर भाग गया, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल गिर गया, ये हो गया, डूब गया लड़का, ये हो गया, वो हो गया, कोई मतलब नहीं। आपकी काम की जो चीजें हैं उनको पढ़िए और आगे हो जाइए, ठीक है। चलते हैं लोग राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के आंकड़े भेज दिए मैंने, ठीक है। देखो, अर्थव्यवस्था का एक चक्र चलता है, ठीक है, और ये अर्थव्यवस्था का चक्र चलता कैसे है, अर्थव्यवस्था का चक्र चलता कैसे है, 2 लोग होते हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है उपभोक्ता। ये क्या करता है, कंजम्पशन करता है, क्या करता है, कंजम्पशन करता है, अर्थात वस्तुओं का उपभोग करता है, अर्थात कंज्यूमर के नाम से इसको जानेंगे। और दूसरा होता है इन्वेस्टर्स, जो क्या करता है, निवेश करता है, निवेशक होता है। ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अर्थात आई। तो अर्थव्यवस्था चलती है सी प्लस, ठीक है। उपभोक्ता मांग करेगा, निवेशक, ये निवेशक ही उत्पादक के रूप में कार्य करता है, अर्थात पूर्ति का कार्य करता है। किसका काम करता है, आपूर्ति का कार्य करता है ये निवेशक की, वस्तुओं की, ठीक है। और ये व्यक्ति एक तरह से क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है, ये उपभोक्ता किसकी मांग करता है, वस्तु की मांग का कार्य करता है, ठीक है, वस्तु की मांग या सेवा की मांग करता है। और अर्थव्यवस्था में एक चक्र चलता है सी प्लस आई से, किससे चलता है, सी प्लस आई से एक चक्र चलता है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पे संचालित होती है। ये एक तरह से मांग करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सप्लाई करने का काम करेगा, और मांग और पूर्ति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होगा, वस्तुओं का निर्माण होगा, ठीक है। मांग और पूर्ति के फलस्वरूप वस्तुओं का निर्माण होगा, और जब वस्तुओं का निर्माण होगा तो इससे होगी क्या, आय। और जब आय पैदा होगी इससे, तो यही आय ही देश की आय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, देश की आय, अर्थात राष्ट्रीय आय कहलाएगी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में एक साइकिल है मांग और पूर्ति का, अर्थव्यवस्था में एक साइकिल है किसका, मांग का, और दूसरा किसका, पूर्ति का। और मांग और पूर्ति के साइकिल के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होती है, आय पैदा होती है। वस्तुएं जब बनेंगी तो उससे आय पैदा होगी, और जब आय पैदा होगी तो यही आय देश की आय कहलाती है या राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात है कि वस्तुओं की जब तक हम संख्या नहीं पता चलेगी तब तक हम राष्ट्रीय आय का पता नहीं कर सकते, जब तक वस्तुओं की संख्या नहीं पता चलेगी तब तक देश की आय का पता नहीं कर सकते हैं, ये हमको ये पता है। तो अब दिमाग में चल रहा होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा होगा। अभी राष्ट्रीय आय मैंने ये कहा कि वस्तुओं से जो आय पैदा हो रही है वही क्या होगी, परिभाषा नहीं लिखाई मैंने, ठीक है। अब परिभाषा नहीं लिखाई तो क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों आवश्यक है, राष्ट्रीय आय की गणना की आवश्यकता क्यों
की आवश्यकता क्यों? क्यों जरूरी है राष्ट्रीय आय? क्या जरूरत पड़ गई राष्ट्रीय आय की आवश्यकता की? ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना की आवश्यकता क्यों अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो सबसे पहले तो संसाधनों का मूल्य पता चलता है। क्या होता है इससे? मूल्य पता चलता है। राष्ट्रीय आय से संसाधनों से मूल्य पता चलता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है? कौन पेपर ले? कोई भी पेपर लो जो आपके यहां चाहता हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी पर है। अगर पेपर मिल रहा है राष्ट्रीय संस्करण, अगर आते हैं यहां पर तो उसको लीजिए, किसी का भी न्यूज पेपर हो, क्या मिल रहा हो, राष्ट्रीय संस्करण अगर आ रहे हैं तो उनको लीजिए। हर पेपर का एक नेशनल पेपर आता है। ठीक है, जैसे दैनिक जागरण, आप उससे कहोगे राष्ट्रीय संस्करण आता है तो पूछ लीजिएगा। अगर राष्ट्रीय संस्करण आता है तो उसमें जो लोकल बकवास है वो नहीं होगी, और बिल्कुल एक तरह से काम की चीजें होंगी पूरे देश की। ठीक है, नहीं तो बिहार का कोई अच्छा न्यूज़पेपर जो आप लोग जानते हो, ठीक है, उसको आप लोग फॉलो करिए, और 4 लोग अलग अलग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है, और चारों एक दूसरे को नोट्स प्रोवाइड करिए। कोई भी तैयारी एक साथ ना करिए, ग्रुप में करिए। 2-3 लोग बोले तुम ये बना लो, हम ये बना लेते हैं, एक तुम पढ़ो एक हम पढ़ेंगे, और ये चीजें आज निकल कर आई, ये तुम लो, ये हम लेते हैं। और उसके लिए टैरो कार्ड ले लीजिए, विजिटिंग कार्ड छोटी छोटी, एक दूसरे को प्रोवाइड करा दीजिए विजिटिंग कार्ड, और पूछिए कि कल पूछूंगा आपसे ये, तो अपने आप याद आ जाएंगे कि पुरस्कार कौन सा मिला आज के दिन, आपको याद रहेगा, कितने % ग्रोथ हुई है आपको याद रहेगा, और वही पूछेगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, संसाधनों का मूल्य पता चलता है। कैसे संसाधनों का मूल्य पता चलता है? कैसे मान लेते हैं, जैसे समझना, एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को काटने के बाद में अगर इससे 100 टेबल बनी, और एक टेबल की कीमत अगर 10,000 रुपए है, ठीक है, तो 100 टेबल की कीमत कितनी हो गई है? कितना हो गया? तो पता चला अगर ये संसाधन खत्म हो गया तो कितनी वैल्यू चुकानी पड़ेगी? 10 लाख। पता चल गया ना? अगर ये पेड़ खत्म हो गए भविष्य में, रिसोर्सेज तो लिमिटेशन नहीं है, संसाधन तो बहुत सीमित है, तो संसाधन का मूल्य क्यों निकाल रहे हैं हम? वस्तु का क्यों मूल्य निकाल रहे हैं? सेवा का क्यों मूल्य निकाल रहे हैं? कि अगर भविष्य में अगर ये संसाधन कम हुआ तो इसका तात्पर्य है क्या कि हमको अब 10 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा अगर ये पेड़ खत्म हो गए सारे। करने पड़ेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू एक पेड़ की कितनी चली है? तो टोटल मेरे एक पेड़ की कीमत हो गई कितनी? 10 लाख रुपया हो गई। इसका मतलब इतना रुपया मुझे खर्च करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा? राष्ट्रीय आय से, क्योंकि हम वस्तु का मूल्य जब निकालते हैं तो उसकी गणना करते हैं संसाधन के रूप में। तो संसाधनों के मूल्य का पता चलता है, कीमत का पता चलता है, कितने इंपॉर्टेंट है संसाधन, इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि भविष्य में कितने संसाधन शेष हैं इसका भी पता चलता है। भविष्य में कितने संसाधन शेष हैं, ठीक है, इसका भी पता चलता है, इसका भी पता चलता है। ठीक है, ये हमने समझाई दिया। पेड़ कर दिया तो पता चल गया इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा, भविष्य में इतने ही पेड़ बचे हैं। अगर मैंने संसाधन नहीं बचाए तो हमारे सामने क्या जाएगी? कितने रुपए की चुनौती आने वाली है, कितने पैसे की आवश्यकता हमको होगी वो संसाधन बाहर से अगर हम अंदर मंगाएंगे, किसी देश से अगर मंगाएंगे तो इतने पैसे चाहिए। ठीक है, तीसरा, किसी अन्य देश से तुलनात्मक अध्ययन पता चलता है, अन्य देश से तुलनात्मक अध्ययन पता चल जाता है। ठीक है, पता चलता है। कैसे तुलनात्मक अध्ययन पता चलेगा? समझिएगा इसको। ठीक है, किसी अन्य देश से क्या पता चलेगा हमको? तुलनात्मक अध्ययन। जैसे मान लेते हैं एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है, ठीक है, भारत ने सेम पेड़ से, ठीक है, और चाइना ने सेम जैसे पेड़ से, बिल्कुल सेम रिसोर्सेज यूज किए, सेम संसाधन यूज किए, सेम फैक्ट्री है, बिल्कुल सब चीजें ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कितनी टेबल बनाई? लेकिन इन्होंने 110 बना ली। कितनी बना ली? तो इसका मतलब है कि इनकी भौतिक क्षमता, ठीक है, इनके यहां भौतिक क्षमता ज्यादा है। इन्होंने भी एक तरह से उतने का ही उत्पादन किया, 10,000 रुपए की एक टेबल, इनके यहां भी 10,000 रुपए की एक टेबल है, तो इनके यहां 10 लाख रुपए का, और इनके यहां, तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि सेम रिसोर्सेज को यूज करके, सेम संसाधनों को यूज करके हमारे यहां पर कम उत्पादन हो रहा है और चाइना के यहां पर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इनके यहां तकनीकी का विस्तार, मानव बौद्धिक कौशल ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है। अगर बुद्धि ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? बुद्धि अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बन रही है, कभी तो ज्यादा अच्छी वस्तुएं बन रही है। भाई एक कारीगर आया, उस कारीगर ने कहा क्या कि ये लकड़ी है और ये लकड़ी है, इसमें तो केवल 5 भाग ही बन सकते हैं। एक कारीगर आया, उसने नाप लिया, बोले देखो यार हम इसके 6 पार्ट बना देते हैं। ठीक है, 6 पार्ट कैसे बना देते हैं? क्योंकि आवश्यकता जो होती है वो मुश्किल से मुश्किल 2.5 इंची लकड़ी की पड़ती है चॉकलेट बनाने में, और आप इसको 3-3 इंच लेकर चल रहे हो। हम इतनी बढ़िया फिनिशिंग दें तो घिसाई का काम वहां करे ही ना। हम ऐसी मशीन डेवलप करें कि घिसाई का काम हो ही ना। आप करते हो उसको कारीगर को देते हो, फिर वो आधा इंच घिसता है वहां बैठकर, वो मटेरियल बेकार हो जाता है। अगर मैंने आधा इंच सबका बचा लिया तो 5 पार्ट से 6 बन जाएंगे। संसाधन का रिसोर्सेज हो गया। दिमाग लगाया गया, दिमाग लगाया गया, दिमाग लगाया गया, तो ये पता चलता है हमारे यहां कितनी प्रगति है और उनके यहां कितनी प्रगति है। उन्होंने कितने रुपए की वस्तुएं बनाई टोटल, हमने कितने रुपए की वस्तुएं बनाई टोटल, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है क्या, इससे पता चल जाता है प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाता है, प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाता है।
कैसे प्रति व्यक्ति आय? जब राष्ट्रीय आय में से क्या घटा देते हैं, राष्ट्रीय आय में से हम घटा देते हैं जनसंख्या को, तो निकल आती है क्या, प्रति व्यक्ति आय। क्या निकल आई, प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ गई। जब राष्ट्रीय आय में किसको घटा दिया, भाग दे दिया जनसंख्या को, राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या का भाग दे दिया तो प्रति व्यक्ति आय पता चल गई। ये सीधा सीधा ये दर्शा रहा है क्या कि अगर किसी व्यक्ति की किसी देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय, अर्थात जिस देश में वस्तुएं और सेवाएं बनेंगी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी किसी व्यक्ति का, प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, व्यक्ति का जीवन स्तर में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, व्यक्ति अच्छा जीवन जिएगा, ठीक है, उसकी शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा का विस्तार होगा, उसका मानसिक स्तर, संसाधन तक उसकी पहुंच होगी, संसाधन तक पहुंच स्थापित होगी, और अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी ज्यादा होगी। क्या होगी, अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी ज्यादा होगी। अगर अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो क्या होगा, जीवन स्तर, शिक्षा का विस्तार हो जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा उसके पास, संसाधन तक पहुंच, किसी चीज से वंचित नहीं रहेगा, फिर वो ज्यादा अच्छी आए, और अर्थव्यवस्था में भागीदारी ज्यादा हो जाएगी, उसके डिसीजन पावर ज्यादा हो जाएंगे, उसके निर्णय ज्यादा हो जाएंगे अर्थव्यवस्था में। तो प्रति व्यक्ति आय का भी पता चल जाता है किससे, राष्ट्रीय आय से। इसीलिए राष्ट्रीय आय की हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं, नेशनल इनकम की गणना करते हैं। क्लियर हो गया राष्ट्रीय आय? अब होती क्या है राष्ट्रीय आय, परिभाषा में क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा में क्या दिया हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। करूँ आगे? तो हमने 4 चीजें याद रहेंगी। राष्ट्रीय आय से क्या क्या पता चलता है, संसाधन के मूल्य पता चलते हैं, कितना मूल्य है संसाधन का किसी रिसोर्सेज का, भविष्य में कितने संसाधन शेष हैं इसका पता चल जाता है। किसी अन्य देश से तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाता है, अन्य देश से तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय का भी इससे क्या हो जाता है, पता चल जाता है। प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा होगी तो जीवन स्तर वृद्धि होगा, शिक्षा का विस्तार होगा, संसाधन का विस्तार होगा, और भागीदारी बढ़ेगी। अर्थात राष्ट्रीय आय हमारे लिए इतनी काम की चीज आ रही है, देश की आय इतने काम की आती है अगर वस्तुएं और सेवाएं बढ़ती हैं। क्लियर हुआ? हाँ, तुलनात्मक से बौद्धिक क्षमता का भी पता लगेगा, बौद्धिक क्षमता का ही, जैसे तकनीकी का भी विस्तार, सब चीजें पता लग जाएंगी फिर, ठीक है, बुद्धि की क्षमता से। सर हम गांव में अकेले हैं, तैयारी करते हैं, यहां कोई साथी नहीं है, किराए से ले जाओ, यहां से कोई मिल जाएगा आपको, कोई किराए पे खाली है, जुल्फिकार को जरूरत है, किराए पर दे दिए, ये कह रहे 10,000 रुपए महीने लगेगा, हम आ जाते हैं, जुल्फिकार खान, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा, तो राष्ट्रीय आय लिखिएगा, किसी देश की भौगोलिक सीमा या घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं निवासियों के द्वारा उत्पादित, लिखिएगा, निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है, मौद्रिक मूल्य होती है। क्या है राष्ट्रीय आय? किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर या घरेलू सीमा के अंदर किसी वित्तीय वर्ष में निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय को 4 प्रकार से ज्ञात करते हैं। नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तीसरा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। और चौथा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, ठीक है। हाँ, जब इन्फ्लेशन पर जीडीपी का कैलकुलेशन हो, ठीक है, नॉमिनल, और एक होता है रियल, जब इन्फ्लेशन उसमें शामिल ना हो, ठीक है। बस ऐसे इच्छा नहीं थी, अब मैंने सोच लिया कि वैसे ही कहा करूं, मुझे नहीं पता, ठीक है। किसी देश, जो कि आ जाता है वो धीरे से बाद में, ठीक है, किसी देश की भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, चार तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट होता है क्या, राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब कुछ शब्दों को पहले समझना होगा, तब हमें राष्ट्रीय आय की पूरी परिभाषा समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। जब तक एक तरह से कुछ शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ शब्द समझना हमें जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले वस्तु, एक शब्द, दूसरा होता है सेवा, तीसरा है मौद्रिक मूल्य, चौथा है अंतिम वस्तु, ठीक है, चौथा है अंतिम वस्तु। वस्तु क्या है, अर्थव्यवस्था में जो दिखाई देती है, जिसको महसूस किया जा सकता है, किया जा सकता है, और उसका अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। सेवा जो दिखाई ना दे, ठीक है, किंतु अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। मौद्रिक मूल्य वस्तु और सेवा का मुद्रा के रूप में संचय मूल्य मौद्रिक मूल्य कहलाता है, मौद्रिक मूल्य कहलाता है, मूल्य या मान मौद्रिक मूल्य कहलाता है। अब जैसे ये पेन है, वस्तु तो जो है ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, दिखाई दे रही है, इसको हम महसूस भी कर रहे हैं, ठीक है, और महसूस भी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उसमें क्या है, मुद्रा में मूल्य है, अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रा में मूल्य, और सेवा जो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रही है, अर्थव्यवस्था में क्या है, उसका भी मूल्य है, जैसे कि ये, और इसको दूसरे आदमी को महसूस भी नहीं किया कराया जा सकता है, स्वयं महसूस किया जा सकता है। जैसे कि सोचो, मैं यहां से बैठा और बोरिंग रोड, वही जानता हूं, बोरिंग रोड उतर गया ऑटो से, अब मैं यहां से बैठा, बोरिंग रोड अगर ऑटो से उतरा तो इसका तात्पर्य हो गया कि मैंने उसको क्या दिया, 50 रुपए। अब 50 रुपए अगर उसको मैंने दिए बोरिंग रोड उतरने पर, और ये मुझे मिले, मैं रोने लगा, बोला सर क्यों रो रहे हो, मैंने कहा 50 रुपए खर्च हो गया। बोले काहे का, कहां खर्च हो गया, क्या ले लिया हाथ में, मैंने कहा हाथ में कुछ नहीं है, वो ऑटो वाला ले गया, क्योंकि मुझे यहां से उतार कर बोरिंग रोड छोड़ दिया था। बोले अच्छा, कोई महसूस हुआ ना मुझे, लेकिन मुद्रा का मूल्य दिया, अर्थात सेवा दी। जहां सेवा वही होगी जहां पर नहीं तो सेवा नहीं होगी। पिताजी के पैर दबा रहे हो, अर्थव्यवस्था में सेवा, बहन के द्वारा किया गया कोई कार्य, अध्यापक के द्वारा अगर इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो सेवा है, घर में अपने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो सेवा, क्योंकि मौद्रिक मूल्य नहीं है। अर्थव्यवस्था में सेवा वही होगी जिसका मौद्रिक मूल्य होगा। मुद्रा के रूप में अगर संचय मान या मूल्य, जैसे मान लेते हैं इसके सामने 10 रुपए का कागज का एक नोट रख दिया जाए, ठीक है, अब 10 रुपए का कागज का नोट रख दिया जाए, अगर मान लेते हैं सरकार इस 10 रुपए के कागज के नोट को, मान लेते हैं कि सरकार 10 रुपए के इस कागज के नोट को आज लीगल टेंडर के रूप में वापस ले लेती है कि मैं इसको वैधानिक मुद्रा, तो ये 10 रुपए का नोट, क्या इस कागज के नोट इस पेन के बराबर वैल्यू है? तो इसका मतलब है क्या, इसमें एक मूल्य संचय किया गया, एक मान संचय किया गया है इस वस्तु के सापेक्ष में। मान ही तो संचय किया गया, नहीं किया गया, एक वैल्यू संचय की गई ना, इसमें नहीं संचय की गई, इसमें इकट्ठी की गई किसकी वैल्यू, ये पेन 10 रुपए का है, 10 रुपए का मान इसमें संचय किया गया। अगर रद्दी में बेच दो 500 रुपए का नोट अगर रद्दी में बेच दिया जाए तो क्या 500 रुपए बिकेगा? नोटबंदी के बाद 500 रुपए जीरो हो गया था, रद्दी में किलो के हिसाब से बिकता हूं। उसमें क्या किया गया, एक मान संचय किया गया, इकट्ठा किया गया एक वैल्यू, जो एक्चुअल में उसकी खुद की वैल्यू वो वास्तव में किसकी है, एक वस्तु के सापेक्ष वैल्यू है, वो एक वस्तु के या सेवा के सापेक्ष वैल्यू है ना वो। तो मौद्रिक मूल्य का मतलब वस्तु और सेवा का मुद्रा के मान या संचय मूल्य मौद्रिक मूल्य कहलाता है, अर्थात मुद्रा में वैल्यू। साधारण शब्दों में समझो क्या, मुद्रा में वैल्यू, ठीक है। अब आता है कौन सा वस्तु, अंतिम वस्तु कौन सा आता है, ये तो आगे समझे, मुद्रा में वैल्यू, वस्तु और सेवा, अंतिम वस्तु, ठीक है। वस्तुएं दो प्रकार की हैं,
एक है मध्यवर्ती वस्तु और दूसरा है कौन सी? अंतिम वस्तु। एक है कौन सी वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु और दूसरा है अंतिम वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। ठीक है, कौन सी गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जिनका मूल्य वर्धन, शुद्ध परिभाषा है ये, उत्पादन प्रक्रिया में अगर हो रहा है, अगर लगातार हो रहा है, तो वह मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। कैसी कहलाती है? कहलाती है। मैंने क्या कहा? जिनका मूल्य वर्धन लगातार हो रहा हो वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन क्रिया में मूल्य वर्धन समाप्त हो गया हो, समाप्त हो गया हो, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अंतिम वस्तु कहलाती है। समाप्त हो गया ना, अंतिम वस्तु कहलाती है। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य वर्धन अभी भी चल रहा हो वो कौन सी है? अब साधारण भाषा में समझो, तो इकोनॉमिक्स में वहीं ये लिखी होगी जब आपके एग्जाम में पूछेगी। ठीक है, साधारण ये समझो, जो वस्तुएं उत्पादन क्रिया में बीच में प्रयोग होती हैं, बीच में प्रयोग होती हैं, ठीक है, वे वस्तुएं क्या कहलाएंगी? वे वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयोग कहलाती हैं। ठीक है, और वे वस्तुएं जो उत्पादन में बाद में निकल कर आती हैं, सबसे बाद में निकल कर आती हैं, आती है, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, हो गया? वे वस्तुएं जो उत्पादन में सबसे बाद में, मतलब उन पर दे दिया गया क्या? MR, वो वस्तुएं कौन सी हो गई? ठीक है, मैंने कहा कि वस्तुएं दो प्रकार की हैं, एक मध्यवर्ती वस्तु और दूसरा मध्यवर्ती वस्तु जिनका मूल्य वर्धन उत्पादन क्रिया में लगातार हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है अभी। ठीक है, मूल्य वर्धन का मतलब पैसा बढ़ने का काम लगातार होता जा रहा है। और ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन क्रिया में मूल्य वर्धन समाप्त हो गया हो, यह परिभाषा लिखी होगी आपकी वहां पर जब आपके एग्जाम में पूछेगा, मध्यवर्ती से और अंतिम वस्तु से। साधारण शब्दों में अगर समझे तो वे वस्तुएं जो उत्पादन क्रिया के बीच में प्रयोग होती हैं वे वस्तुएं कहलाती है कौन सी? मध्यवर्ती वस्तुएं। और वे वस्तुएं जो उत्पादन क्रिया में सबसे बाद में निकल कर आती है वो वस्तुएं कहलाती है। अगर इस केक के बाद भी अगर कुछ और बनता तो केक भी मध्यवर्ती हो जाता। ठीक है, केक के बाद भी अगर कुछ और बनता तो ये भी मध्यवर्ती हो जाता। अब मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होगी ये डिसाइड करना अर्थव्यवस्था में मुश्किल है थोड़ा सा। क्यों? जस्ट लाइक ये सोचना। ठीक है, एक बोल्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसने 200 बोल्ट बनाए। कितने बोल्ट बनाए? 200 बोल्ट एक तरह से उस कंपनी ने बनाए। और इसने 50 बोल्ट साइकिल वाले को दिया, और जब 50 बोल्ट साइकिल वाले को दिया तो साइकिल की लागत में क्या जुड़ा? इन बोल्ट की कीमत। और इस तरह से बोल्ट की कीमत के बाद में साइकिल बनी कितने की? 5000 की, क्योंकि 50 बोल्ट यहां पर
डेवलप हुए, ठीक है। अब 5,000 रुपए की साइकिल बनी और एक साइकिल बनी यहां, और बोल्ट कितने बने? 200। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु के रूप में यूज हुए कितने बोल्ट? 50। और 150 बोल्ट उसने बाजार में अगर उतार दिए एमआरपी देकर, तो 150 बोल्ट तो अंतिम वस्तु हो गई और 50 बोल्ट क्या हो गए? मध्यवर्ती वस्तु हो गए। जैसे समझना, मैंने क्या कहा, एक बोल्ट बनाने वाली कंपनी है और बोल्ट बनाने वाली कंपनी क्या करती है कि 200 बोल्ट बनाती है, तो उसका वस्तु का उत्पादन कितना है? 200 बोल्ट का है। इसने क्या किया कि 50 बोल्ट साइकिल वाले बनाने वाली कंपनी को दे दिए, ठीक है। अब अगर 50 बोल्ट साइकिल बनाने वाली कंपनी को दिए तो साइकिल की कीमत आई कितनी? क्योंकि बोल्ट की कीमत भी इसमें जुड़ी हुई है यहां, और बोल्ट की कीमत जुड़ी है, तो इसका तात्पर्य है कि यहां पर 50 बोल्ट तो क्या हो गए अब? मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन इसने 150 बोल्ट डायरेक्ट रूप से बाजार में डाल दिए अर्थव्यवस्था में सीधे सेल करने के लिए एमआरपी देकर, तो ये क्या बन गया? अंतिम वस्तु एक तरह से बन गया। अब अंतिम वस्तु बन गया तो 50 बोल्ट यहां पर यूज हुए और 150 बोल्ट, अगर हम यहां पर पिछले हिसाब से 200 बोल्ट बनाए और एक बोल्ट की कीमत 2 रुपया है, कितने रुपया? तो नेशनल इनकम कितना हो गया? 400 रुपया हो गया इसका, और 5,000 एक साइकिल का। टोटल इनकम कितना हो गया? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जबकि हकीकत में राष्ट्रीय आय कितनी मानी जाएगी? 150 बोल्ट मल्टीप्लाई 2 300 और 5300। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि बोल्ट की कीमत ऑलरेडी इस साइकिल की कीमत में जुड़ चुकी है। नहीं आया समझ में? मैंने क्या कहा, एक बार फिर समझना। मैंने कहा क्या कि अगर मान लेते हैं कि बोल्ट बनाने वाली कंपनी कितने बोल्ट बना रही? 200। मैं बोल्ट बनाने वाली कंपनी, ये साइकिल बनाने वाली कंपनी, ठीक है। अब अगर मैंने 200 बोल्ट बनाई तो मेरा नेशनल इनकम कितना हो गया? वस्तु का मूल्य है, वस्तु और सेवा का मूल्य ना, तो मेरा नेशनल इनकम कितना हो गया वैसे? 400, ठीक है। इनका नेशनल इनकम कितना हुआ? 5,000 रुपए। तो टोटल नेशनल इनकम साइकिल और बोल्ट का अर्थव्यवस्था में कितना हो गया? अब देखो, लेकिन जब साइकिल में बोल्ट लग रहे थे तो इन्होंने मुझसे 50 बोल्ट मांगे। कितने बोल्ट? 50 बोल्ट मांगे, और कहा कि आप मुझे ये 50 बोल्ट दे दो, 150 बोल्ट आप बाजार में निकालो, ठीक है। 150 बोल्ट बाजार में निकालो, और 150 बोल्ट बाजार में निकालो तो मेरा 150 बोल्ट बाजार में निकालो तो 2 रुपए के हिसाब से नेशनल इनकम कितना हुआ? ठीक है। और साइकिल वाले का अंतर क्यों आया? 100 रुपए का अंतर इसलिए आया क्योंकि इसमें हम बोल्ट की कीमत 2 बार जोड़ रहे थे, एक यहां भी जोड़ रही थी और दूसरा इसमें भी जुड़ रही थी, साइकिल में भी जुड़ रही थी, ठीक है। और मध्यवर्ती यूज को अगर करेंगे तो बोल्ट की कीमत केवल और केवल एक बार ही जुड़ रही है। इसीलिए हम अर्थव्यवस्था में कभी भी मध्यवर्ती वस्तु की गणना नहीं करते हैं, अंतिम वस्तु की गणना करते हैं, क्योंकि दोहरी गणना से हम लोग बच जाते हैं। क्लियर हुआ? डबल है और वंस मोर है ना, वंस मोर है। नाम बोलिए आप अपना। आशीष जी हैं। आशीष जी कितने यहां पर बोल्ट बना रहे हैं? 200। इनके दोस्त का नाम है राहुल, और राहुल एक साइकिल बनाने वाली कंपनी का मालिक है। इसने आशीष से कहा कि आशीष तुम 50 बोल्ट दे दो, ठीक है। उस बोल्ट की कीमत के बाद में इस साइकिल की कीमत निकल कर आई कितनी? 5,000 रुपए निकल कर आई, ठीक है। आशीष ने एक्चुअल में वस्तुओं का 2 तरह से उत्पादन किया, इसका मतलब है। एक तो कैसे किया? अंतिम वस्तु के रूप में, ठीक है। और दूसरा उत्पादन कैसे किया? मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। 2 तरह से उत्पादन किया आशीष ने। अंतिम वस्तु में आशीष ने कितने रुपए का? एक बोल्ट की कीमत अगर 200 रुपए है तो, और मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। जब राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो हम मध्यवर्ती वस्तु को क्या करते हैं? हटा देते हैं। किसको लेते हैं? केवल और केवल अंतिम वस्तु को गणना करते हैं, ठीक है। अंतिम वस्तु को गणना करते हैं तो कितना हुआ अंतिम वस्तु? 5,000 रुपए की साइकिल और 300 रुपए के टोटल राष्ट्रीय आय कितना हुआ? और अगर हम नहीं करते इस तरह से तो क्या दिक्कत हो जाती? बोल्ट की कीमत यहां भी जुड़ जाती और बोल्ट की कीमत यहां भी जुड़ जाती, तो बोल्ट की कीमत 2 बार जुड़ जाती, इसीलिए राष्ट्रीय आय बढ़ जाती। इसीलिए जब राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो किसकी गणना होगी? केवल अंतिम वस्तु की ही गणना होगी। बीच में अगर कोई वस्तु प्रयोग हो गई तो उसकी गणना नहीं होगी, याद रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में सदैव अंतिम वस्तु का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी वस्तु की 2 बार गणना ना हो जाए। क्लियर हो गया ये? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तब देखते हैं क्लियर हुआ या नहीं। लिख लीजिए ना, तब देखते हैं क्लियर हुआ या नहीं। देखो राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है? भौगोलिक सीमा में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य है। किसमें मूल्य है? मुद्रा में मूल्य। अब बताना मुझे, राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा या राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा या नहीं, बताना मुझे।
कौन सी चीज राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी यहां? ठीक है, किसी होटल के द्वारा बाजार में खरीदी गई सब्जी, बताओ जुड़ेगी या नहीं? नहीं, क्योंकि यह सब्जी मध्यवर्ती वस्तु बन गई उत्पादन क्रिया में। फाइनल सब्जी तो लास्ट में कीमत आएगी, तो इसकी कीमत याद आ गया? बताना। ठीक है, किसी व्यक्ति को मिलने वाला वेतन, जुड़ेगा या नहीं? जुड़ेगा? यस। अगर किसी को पेमेंट मिल रहा है तो उसने आर्थिक क्रियाएं की है, उसके बदले में अगर उसको पेमेंट मिला है तो जुड़ेगा। सेवा के बदले या फिर कोई उत्पादन के बदले, तो ये तो नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। बताना राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा या नहीं? पेंशन, लगाओ दिमाग, पेंशन जुड़ेगी या नहीं? है हाँ या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि ये उत्पादन क्रिया नहीं है। कोई उत्पादन के बाद मिलती है पेंशन, इसका मतलब है वृद्धावस्था पेंशन का राष्ट्रीय आय में कोई योगदान। बना कॉन्सेप्ट? अर्थात जब इसमें शब्द लिखा है क्या, मौद्रिक मूल्य होती है किसका? उत्पादन। जब तक उत्पादन नहीं होगा तो याद रखना, इसलिए पेंशन क्या होगी? नहीं जुड़ेगी। अब बताना मुझे, एक व्यक्ति बगीचे में सब्जी उगा रहा है, बगीचे में स्वयं के खाने के लिए सब्जी उगा रहा है। खाने के लिए सब्जी अगर उगाई, राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी या नहीं? क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि राष्ट्रीय आय में इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो स्वयं के खाने के लिए है, उससे कोई मूल्य नहीं जनरेट हो रहा है। जब तक मूल्य जनरेट नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय आय में उसका योगदान। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, हस्तांतरित आय, किसी ने मुझे पैसा ट्रांसफर कर दिया, जुड़ेगा? हस्तांतरित आय जुड़ेगा, किसी ने मुझे पैसा ट्रांसफर कर दिया, खुश हो गया, मैंने फेसबुक से एक फ्रेंड बनाया और फ्रेंड बनाकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके $10,000 ट्रांसफर करा लिए, जुड़ेगा? क्यों नहीं जुड़ेगा? उत्पादन कुछ भी। तो राष्ट्रीय आय याद रखना हस्तांतरण आय को नहीं जोड़ता, इसी से निकलेगा आपका। दिमाग लगाना बस, केवल केवल दिमाग लगाना। किराया जुड़ेगा? किराया जुड़ेगा, लगेगा दिमाग, इसमें रखना नहीं है कुछ भी, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ कि भैया ये उत्पादित आय है या नहीं है। पहले तो ये सोचो, मुफ्त में मिलने वाली आय तो नहीं है कहीं से। अगर मुफ्त में आय मिलेगी तो इसका मतलब है एजेंट का कमीशन। एजेंट का कमीशन क्या है? कोई आय जनरेट करने का मोहरा नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कैश ले लेगा। हाँ, कमीशन की जगह शुल्क लगा होता तो रसीद दे रहा होता तो जुड़ जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो राष्ट्रीय आय में क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा ये तो आपने देख लिया, और कुछ शब्द समझ लिए। वस्तु क्या होती है, सेवा क्या होती है, मौद्रिक मूल्य क्या होता है, अंतिम वस्तुएं क्यों जोड़ी जाती है? अंतिम वस्तुएं इसलिए जोड़ी जाती है क्योंकि उत्पादन में बाद में उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब 4 प्रकार से राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। 4 की जरूरत क्यों पड़ गई? हमको एक ही के माध्यम से निकाल सकते थे, राष्ट्रीय आय की 4 की जरूरत क्यों पड़ गई? ठीक है, तो पहले 2 शब्द समझते हैं तो समझ में आएगा कि 4 की जरूरत क्यों पड़ी। एक है जीडीपी, एक है जीएनपी, एक है जीएनपी, एक है जीडीपी, एक है, ठीक है, दोनों ही घरेलू सीमा है। परिभाषा लिखा देंगे, अभी चिंता मत करना। दोनों ही घरेलू सीमा, एक जीडीपी है और एक जीएनपी है। जीडीपी को अगर आपको समझना है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, किसके द्वारा? निवासियों के द्वारा और गैर निवासियों के द्वारा। ठीक है, जीएनपी क्या हो गया? घरेलू सीमा में, ठीक है, अंदर एवं बाहर केवल निवासियों के द्वारा। परिभाषा में और कुछ नहीं है, आप लगा देना किसी देश की भौगोलिक, किसी वित्तीय वर्ष में, बस इतना शब्द, परिभाषा आपकी बन गई। ठीक है, हो गया? हो गया? ऐसे समझ लो, हमने एक शब्द यूज किया घरेलू सीमा।
स्थल क्षेत्र अर्थात भौगोलिक सीमा, ठीक है। जल क्षेत्र अर्थात राजनीतिक सीमा, और वायु क्षेत्र राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। ठीक है। दूसरा, विदेशों में स्थित मिलिट्री अंतर क्षेत्र, विदेशों में स्थित मिलिट्री अंतर क्षेत्र एवं दूतावास क्षेत्र, क्षेत्र घरेलू सीमा कहलाता है। अब देखो, स्थल क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक सीमा, भूगोल सीमा बनाई। भूगोल सीमा कैसे बनाएगा? पर्वत, पहाड़, नदियां, झील, बाउंड्री बनाते हैं ना। उत्तर में भूगोल बनाई ना, वो बाउंड्री कौन सी हो गई? भौगोलिक बाउंड्री हो गई। भूगोल बाउंड्री बना दिया। अब कुछ क्षेत्र खुले वाले क्षेत्र होते हैं, वहां भूगोल तो आता नहीं काम, वहां दो देश आ गए बीच में, इधर भी इधर भी, तो राजनीतिक रूप से क्या होगा? वहां संधि होगी कि भैया देखो तुम यहां तक यूज करोगे, हम यहां तक यूज करेंगे। तो राजनीतिक समझौते से जब बाउंड्री बनेगी तो वो बाउंड्री क्या होगी? राजनीतिक सीमा, कि भैया आपकी बाउंड्री यहीं तक है। जैसे भारत और बांग्लादेश, भौगोलिक बाउंड्री कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वहां से जो लाइन निकल रही है उसमें यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इस तरह की बाउंड्री नहीं बनी, समझौता हुआ, और समझौते के बाद राजनीतिकरण किया गया उसका, तब फिर बाउंड्री बनी कि भैया यहां तुम्हारा क्षेत्र, ये तुम्हारा क्षेत्र। क्लियर हुआ? तो ऐसी कंडीशन में क्या है? राजनीतिक। सेम वायु क्षेत्र में भी है भाई, उनका जहाज हमारे एरिया से निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, रोक ही नहीं सकते हैं अगर एक मिनिमम ऊंचाई से ऊपर जाता है। जो हमारी निर्धारित ऊंचाई है, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो किसी जहाज को नहीं रोक सकते हैं हम। युद्ध वगैरह की स्थिति में बैन लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि हमें दुश्मन के जहाजों का पता नहीं होगा, उस आधार पर हम रोक लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आकाश की बाउंड्री राजनीतिक बाउंड्री है, उस सीमा के ऊपर कोई भी जहाज उड़ा सकता है, पाकिस्तान वाले कोई भी यहां उड़ा सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी उड़ा सकते हैं, तो वो उड़ान कैसे होती? वायुदाब के कारण से। भाई किस ऊंचाई पर जाएगा, किस ऊंचाई पर नहीं जाएगा। हो सकता है कि वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा हो वायुदाब का कि जहाज को नीचे उड़ाकर चलना पड़े, तो आपकी राजनीतिक बाउंड्री से टच करते हुए निकलेगा, वो नहीं करेगा टच। आपकी राजनीतिक बाउंड्री से जो आपकी सीमा निर्धारित की गई है उसको टच करेगा, उसको टच करेगा। जैसे जल क्षेत्र में बताऊं, 200 नॉटिकल तक हम लोग को छूट दी गई है, लेकिन 200 नॉटिकल तक छूट दी गई है कि हमारे जहाज जा सकते हैं। इसका मतलब है क्या? कि हम उन पर कब्जा नहीं जता सकते हैं। अब मेरा चाइना का जो बहुत सा क्षेत्र है वो बिल्कुल शिमला आ जाता है इसी कारण से, किनारे पर। अब चाइना के साथ शिमला आ जाता है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? 200 उनका, 200 हमारा, 400 नॉटिकल में मिल गई लाइन। तो उस कंडीशन में राजनीतिक समझौता होता है फिर कि भैया देखो, जिसको जो क्षेत्र मिल जाए अनुसंधान के कार्य के लिए, ये क्षेत्र दोनों के लिए खुला है। अगर दोनों में से किसी को मिल गया तो उसी का हुआ वो कब्जा। अगर बिचौलिए वाला सिस्टम है, तो चाइना का अनुसंधान जहाज जैसे भारत के अंडमान के आसपास आ गया और उसको तेल मिल गया, तो तेल मिल गया तो वो तो तेल की रक्षा करने के लिए सेना भी भेजेगा, तो हमको आपत्ति होगी कि नहीं? तो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे जहाज आए तो तोप से उड़ा दो उसको या पीछे भगा दो और कह दो कि मैं सोचा दुश्मन का था, मुझे पता ही नहीं चला कि ये इनका था। ठीक है। तो क्लियर हुआ? अब विदेशों में अगर स्थित दूतावास है या कोई मिलिट्री बेस है, जैसे हमारा जो है फॉरेन एम्बेसडर कहां होगा? विदेशों में होगा। उसको जितना क्षेत्र अलॉट होगा वो भारत की घरेलू सीमा का पार्ट होगा, भौगोलिक सीमा का नहीं। किसका पार्ट होगा? घरेलू सीमा का पार्ट होगा। याद रखना, डोमेस्टिक बाउंड्री का। घरेलू है, भौगोलिक नहीं है। डोमेस्टिक शब्द यूज है जीडीपी। ठीक है। अर्थात उसमें जो काम कर रहे हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, उसमें इंडिया के लोग भी काम कर रहे हैं। इंडिया के उनकी सिक्योरिटी सिस्टम हमारे एम्बेसी में होगी, उनके द्वारा भी। तो एम्बेसी की नहीं होगी उनकी, हमारी एम्बेसी। जैसे अगर मैंने ईरान की एम्बेसी होगी तो मेरा भी सिक्योरिटी सिस्टम यहां लगा होगा ना, उनका भी होगा, हमारा भी होगा। नहीं तो हर कोई क्या होगा? ईरान इराक के एम्बेसी सिस्टम में घुस जाएगा। तो दोनों लोग यहां पर लगे होंगे। हम लोकल एक तरह से सर्वेंट हाई करेंगे, लोकल एक तरह से चीजें हाई करेंगे, जो अधिकारी होंगे। क्लियर हुआ? तो मिलिट्री बेस अंतर क्षेत्र होगा या दूतावास क्षेत्र होगा, ये सब क्या होगा? घरेलू सीमा में शामिल होगा। याद रखेंगे। तो घरेलू सीमा में क्या है? विदेशों में स्थित मिलिट्री अंतर क्षेत्र। मान लेते क्या हमको चाइना से युद्ध लड़ना है, तो चाइना से युद्ध लड़ना है तो मुझे जापान क्या करे? जगह अलर्ट कर दे कि तुम अपना परमानेंट अपनी मिलिट्री सिस्टम को क्या करोगे? यहां पे लिटाई रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो क्षेत्र होगा वो हमारा क्या होगा? घरेलू सीमा होगी। वो क्षेत्र होगा हमारा, जबकि है कहां वो? ठीक है, जापान में है, जबकि है जापान में। लेकिन हमको जो क्षेत्र मिला, अब ऐसा नहीं है कि आधा जापान मिल गया, इस कैंपस के बराबर मान लो या इससे 4 गुना मान लो, अब आधा जापान मिलेगा, यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। याद रखेंगे। ठीक है। तो घरेलू सीमा समझ में आ गई। इसी घरेलू सीमा में जब निवासी और गैर निवासी दोनों लोग वस्तुएं बनाएं, क्योंकि उस घर के अंदर क्या होगा? देश का आदमी भी होगा, और तो वो कहलाएगा क्या? ठीक है। और जब एक तरह से निवासियों के द्वारा, इसके द्वारा, केवल निवासियों के द्वारा, जब इस घरेलू सीमा के चाहे अंदर पैदा की गई हो, अंदर पैदा करने के बाद इनकम बाहर से क्यों ना जनरेट की गई हो,
घरेलू सीमा के अंदर बनाई गई चीजों से इनकम भले ही बाहर से जनरेट हो गई हो, बाहर से पैदा हो गई हो, ठीक है, वो चीज किसमें आ जाएगी? जीएनपी में शामिल हो जाएगी। जैसे समझना, ये राम है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, जॉन है, ठीक है, जूली है, ये मान लेते हैं अब्राहिम है, ये सेनेरिटा है, और ये राजू है, ये अमेरिका है, ठीक है, ये इंडिया है। एक एग्जांपल है, ठीक है, ये इंडिया, ये अमेरिका, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्या कि जब यहां पर मान लेते हैं कि उनकी भौगोलिक क्षेत्र में भी ये लोग गए हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है। जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में हमेशा जुड़ेगा किसका? जीडीपी में राम मान लेते हैं 100 रुपए की वस्तुएं पैदा कर रहा है, मोहन 100 रुपए की वस्तुएं, सोहन भी 100 रुपए की, जॉन 50 रुपए का, जूली 50 रुपए की, तो टोटल जीडीपी कितना हो गया? 400। जीडीपी कितना हो गया? इनका जीडीपी कितना हो गया? मान लेते हैं इब्राहिम 500 रुपए का कर रहा है, ठीक है, और जॉन कर रहा है क्या? 100 रुपए का, राजू कर रहा है 200 रुपए का, ठीक है, टोटल कितना हो गया? तो अमेरिका की जीडीपी कितना हो गई? ठीक है। अब आते हैं जीएनपी की, लेकिन जॉन है अमेरिका का और जूली भी है कहां की? तो अब जीएनपी की जब बात आएगी तो राम का जुड़ेगा, सोहन का जुड़ेगा, मोहन का जुड़ेगा, प्लस राजू का जुड़ेगा। टोटल जीएनपी कितने का हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। राजू इंडियन है? अरे भाई राजू नाम तो नहीं लग रहा, जेंटलमैन है ये, है इसका। जब जीडीपी की बात आई तो सबका जुड़ गया, ठीक है। इसके में राजू कहां जुड़ा? नहीं नहीं, राजू बाहर काम कर रहा है घरेलू सीमा के, या मान लेते राजू इंडिया में काम कर रहा है लेकिन इनकम पैदा कर रहा है वहां रहकर 200 रुपए, ठीक है, नहीं जुड़ेगा। याद रखेंगे जीडीपी में क्या होगा? जीएनपी में केवल और केवल किसका जुड़ा? जीडीपी में सबका जुड़ा, और जीएनपी में किसका जुड़ेगा? केवल जो इंडियंस हैं उनका जुड़ेगा, केवल निवासी जो है उन्हीं का जुड़ेगा, ठीक है। तो ये घरेलू सीमा है ना, घरेलू सीमा के अंदर अब ये आदमी एक तरह से निवासी, और यहां पर क्या है? केवल केवल निवासी। अब हम लोग निवासी की परिभाषा देखेंगे। अब निवासी भी तो समझे, कौन होता है निवासी? नहीं समझोगे? अभी तो हमने ये कह दिया कि राजू कौन है और ये कौन है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? घरेलू सीमा का मतलब समझ में आया किसका? आप पैसा भेजेगा तभी तो, और निवासी देखेगा। एनआरआई तो नहीं हो गया है, गैर निवासी तो नहीं हो गया है। अब निवासी की परिभाषा देखोगे नहीं तो पता चलेगा क्या? एनआरआई तो नहीं हो गया है, गैर निवासी तो नहीं हो गया है। अगर राजू गैर निवासी हो जाएगा तो फिर है? अगर वो गैर निवासी होगा तो वहीं जुड़ेगा। हाँ, विदेश में बेचेगा तो विदेश का भारत में जुड़ेगा, जीडीपी में, ठीक है। लिखिएगा, पहले परिभाषा लिखिए, पहले परिभाषा लिखिए फिर निवासी की बात करेंगे। पहले लिखिए, नहीं परिभाषा लिखिए, निवासी लिखिए, अभी क्लास है मुझे पता है। परिभाषा लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद परिभाषा लिखिए पहले। हाँ, जीडीपी की। किसी देश के घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा, निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा, निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में उत्पादित, उत्पादित किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है, मौद्रिक मूल्य होती है, होती है। दूसरा लिखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के अंदर, एक घरेलू सीमा के अंदर रहकर, रहकर पुस्तक में लिख लेना, भले ही वह व्यक्ति, भले ही वह व्यक्ति, भले ही वह व्यक्ति विदेशों से आय अर्जित कर रहा हो, विदेशों से आय अर्जित कर रहा हो,
अर्थात बाहर से आय अर्जित कर रहा हो, बाहर से आय अर्जित कर रहा हो, कोष्टक बंद। किसी वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के अंदर रहकर केवल निवासियों के द्वारा उत्पादित, केवल निवासियों के द्वारा उत्पादित, निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है, मौद्रिक मूल्य होती है। पैराग्राफ चेंज करके प्रश्न यह उठता है कि कोई विदेशी व्यक्ति भी, प्रश्न यह उठता है, यह उठता है कि कोई विदेशी व्यक्ति भी क्या, कोई विदेशी व्यक्ति भी क्या निवासी हो सकता है, निवासी हो सकता है। तो इसके लिए, तो इसके लिए, इसके लिए हमें निवासी की परिभाषा को समझना होगा, निवासी की परिभाषा को समझना होगा। ठीक है, अब कल समझाएंगे निवासी की परिभाषा, तो और ज्यादा क्लियर होगा निवासी की परिभाषा। ठीक है, क्या कोई विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है निवासी? हो सकता है। ठीक है।